कहानी की शुरुआत भविष्य के ऐसे समय से होती है जब साल 2250 आते आते इंसानों ने पृथ्वी को इतना चूस लिया कि अब धरती पर इंसानों का रह पाना ही इम्पॉसिबल हो चुका है। ज्यादातर जनसंख्या तो दशकों पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो बचे कुछ ही लोगों ने एक विशाल स्पेस स्टेशन बनाकर उसी में रहना शुरू कर दिया। वहीं अर्थ जो कि अब तक वीरान और बंजर हो चुकी है, ये विशाल स्टेशन इसी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। लेकिन अब इस लोहे के स्टेशन पर इंसान खाना कहां से लाते, और समय के साथ जब स्टेशन पर भी आबादी बढ़ने लगी तो वैज्ञानिक समझ गए कि ऐसे तो वे ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे और पूरी इंसानी प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लकीली किस्मत से तभी उन्हें दूर स्पेस में एक ऐसा प्लेनेट मिल गया जो कि पृथ्वी की तरह न सिर्फ जीवन के अनुकूल है, बल्कि वहाँ का साफ आसमान और पानी मौजूद होने के अलावा वो साइज में भी पृथ्वी से 5 गुना बड़ा था। यानी कि वो प्लेनेट सदियों से त्रस्त इंसानों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने उसे रेहा नाम दिया है। फिर जैसा कि होना ही था, सारे अमीर लोग तो पहले ही उस ग्रह पर चले गए और अब जो गरीब लोग स्टेशन पर बचे हैं उन्हें रिहा प्लेनेट पर जाने के लिए जीवन भर काम करना होगा। इनमें से एक लोरा नाम की डॉक्टर भी है जो रिहा जाना चाहती है। दरअसल उसकी बड़ी बहन एमिली अपने दोनों बच्चों के साथ ऑलरेडी रिहा पर पहुंच चुकी थी। वो तो वहां से लोरा को अपने वीडियो भी भेजती है जिसमें वे खुले और साफ आसमान के नीचे बहुत खुश हैं। हालांकि लोरा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो अब उसने सरकार के साथ 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है जिसमें वो उनके लिए एक कार्गो शिप पर 8 साल की जर्नी पर जाएगी। इस मिशन के दौरान उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे और फिर बाकी 4 साल वहां से वापस पृथ्वी तक आने में। और अगर लोरा 8 साल तक अपने काम को अच्छे से कर लेती है तो फिर स्पेस कंपनी उसे भी रिहा भेज देगी जैसा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट है। अब लोरा जानती थी कि उसके आने वाले जीवन के 8 साल एक मेटल के शिप में निकलेंगे, वो भी नितांत अकेले गहरी स्पेस में मंडराते हुए। लेकिन अगर वो इस मुश्किल वक्त को पार कर लेती है तो फिर वो भी अपनी बहन की फैमिली के पास जाकर अपनी बाकी की लाइफ रिहा प्लेनेट पर सुकून में बिता सकेगी। सो लोरा अपनी बहन को मैसेज भेजकर बताने लगती है कि वो भी उनके पास आने के लिए ये जॉब ले रही है। और इसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अपने मिशन के लिए कैसेंडर नाम के स्पेसशिप पर आ गई। लेकिन उसे अंदाजा तक न था कि उसकी ये जर्नी कितनी खतरनाक होने वाली है। लोरा अब शिप पर आकर बाकी के क्रू मेंबर से मिलती है। इस कार्गो शिप में लोरा समेत कुल मिलाकर 5 मेंबर्स होंगे, जिनमें से है कैप्टन क्लार्क, उसकी असिस्टेंट एना और साथ में 2 इंजीनियर्स। वहीं शिप के पूरी तरह से ऑटोमेटिक होने से उन्हें सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए बारी बारी से जागे रहना होगा, जहां हर मेंबर को 8 महीने के लिए जागे रहना है। और अपनी शिफ्ट खत्म होने पर वे अगले मेंबर को जगाकर खुद स्लीप में चले जाएंगे। और इसके बाद ये कैसेंडर नाम की शिप अपने सफर पर निकल पड़ी। तभी अब सफर के शुरू होते ही कैप्टन सभी मेंबर्स को एक वीडियो दिखाते हैं जिनमें कुछ रेबल हो चुके इंसान उनके शिप्स पर अटैक कर रहे हैं। कैप्टन डिटेल में बताते हैं कि कैसे कुछ इंसान जो कि सरकार के रिहा जाने वाले सिस्टम पर भरोसा नहीं करते, अब वे बागी हो चुके हैं और वे उनके कार्गो शिप्स पर अटैक कर उनका सारा सामान लूट लेते हैं। इसी वजह से अब सेफ्टी के लिए हर शिप में एक सिक्योरिटी पर्सन रहता है और इस शिप में सैम्यूल की वही पोस्ट है। सैम्यूल भी यही चेतावनी देता है कि जिस किसी की भी जागे रहने की ड्यूटी हो उसे इन रेबल से सतर्क रहना है, और अगर शिप में कुछ भी हो तो वे ऑफिसर सैम्यूल को स्लीप से उठा दें। इसके बाद सभी एक एक कर क्रायो स्लीप में जाने लगते हैं और फिर तो धीरे धीरे सफर शुरू होते हुए समय बीतने लगा। 5 क्रू मेंबर्स बारी बारी से अपनी ड्यूटी पर उठते और फिर 8 महीने पूरे होने पर वे अपने से अगले मेंबर को जगाकर खुद क्रायो स्लीप में चले जाते। हालांकि किसी को अभी ये नहीं पता कि उनके कार्गो शिप में जो सामान है वो है क्या और इसे वे कहां ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ वो सामान रखा गया है वहाँ तक किसी को जाने तक की अनुमति नहीं है। हालांकि कोई ये जानने की कोशिश भी नहीं करता। हर किसी को तो बस अपने 8 साल की ड्यूटी पूरी कर रिहा प्लेनेट पर जाना है। इसी तरह जब धीरे धीरे इस सफर को 3 साल बीत गए और उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल बचा है तो ड्यूटी पर उठने की लोरा की बारी आ गई। वो अब सबसे पहले स्लीप से उठकर खुद को रिफ्रेश करती है और फिर शिप की कंडीशन चेक करती है। लकीली सब ठीक चल रहा था, तो लोरा अब अपने स्केड्यूल के अनुसार हर रोज पूरे शिप में अकेले रहने के बावजूद अपना ध्यान अलग अलग एक्टिविटीज में लगाने लगती है। वो पढ़ने के लिए साथ में बुक्स भी लाई थी और इसी दौरान जब उसे अकेले रहते हुए कई महीने बीत गए तो उसके मन में विचार आने लगते हैं कि इस कार्गो शिप में ऐसा क्या सामान है जिसे कि कंपनी वाले उनसे सीक्रेट रख रहे हैं।
खैर वो रूल्स को तोड़कर उस सामान वाले रूम में जाने का रिस्क नहीं ले सकती। लेकिन अब धीरे धीरे उसे शिप में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब लोरा ने उनका पीछा किया तो वो रियलाइज करती है कि ये सारी आवाजें तो उसी प्रतिबंधित एरिया से आ रही थी जहाँ की इस शिप में सामान रखा गया है। वहीं इस पूरे शिप में तो वो अकेली जाग रही है, तो यानी कि सब कुछ शांत होना चाहिए। लोरा अब कार्गो एरिया के पास जाकर देख ही रही थी कि ये आवाज किसकी है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी इंसान का हाथ दिखाई देता है और वो मानो बाहर निकलने की भीख मांग रहा हो। तो इससे लोरा तो डरकर वापस भागने लगती है। वो सोच ही रही थी कि उसे आगे क्या करना चाहिए, क्या गलती से कोई मेंबर कार्गो एरिया में बंद हो गया है कि तभी उसे अपने सामने सिक्योरिटी ऑफिसर सैमुअल दिखाई देता है। लोरा उनसे पूछती है कि उन्हें तो क्रायो स्लिप में होना चाहिए था, तो वे जगे हुए क्यों हैं। इस पर सैमुअल ने बताया कि ये उनकी शिप का सेफ्टी प्रोटोकॉल है और अगर कोई भी मेंबर कार्गो एरिया के दरवाजे के पास जाता है या फिर वहाँ कोई एक्टिविटी करता है तो शिप का सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली उठा देगा, ताकि अगर कोई भी कार्गो एरिया से सामान चुराने या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो वो उसे रोक सके। अब लोरा ने उसे सब बता दिया, कैसे उसे कार्गो एरिया के अंदर से किसी इंसान के होने की आवाज आई थी, इसलिए वो दरवाजे के पास गई। वहीं सैमुअल तो अब खुद भी उस एरिया के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि उसका पासपोर्ट सिर्फ कैप्टन के पास है। तो दोनों अब जल्दी से मेन कैप्टन क्लार्क को उठाते हैं और फिर तीनों फाइनली कार्गो एरिया को खोलकर उसके अंदर जाकर देखते हैं कि यहाँ तो एक स्पेस सूट फर्श पर बिखरा पड़ा था और इससे तो कंफर्म हो गया कि जरूर से यहाँ कोई छिपकर घुसा है जिसके बारे में वे अब तक नहीं जान सके। ऊपर से शिप का ये प्रतिबंधित एरिया बहुत ज्यादा विशाल है, साथ में यहाँ अंधेरा और छोटे छोटे ब्रिजेस के होने से अब तीनों को टॉर्च और सेफ्टी सूट पहनकर अंदर जाना पड़ता है। यहीं शिप के डेटा को ट्रेस करने पर यह कंफर्म हो गया कि लोरा की शिफ्ट के दौरान ही किसी ने इलीगली तौर पर कार्गो एरिया में एंट्री की थी, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढना होगा। वहीं चूंकि ये एरिया बहुत बड़ा है तो अब तीनों अलग अलग होकर उस इंट्रूडर को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब वे अलग हुए ही थे कि थोड़ी देर बाद लोरा को एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और जब वो भागकर देखने गई तो ये तो उनके कैप्टन क्लार्क थे जिन्हें किसी ने ऊपर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। तो लोरा के साथ अब सैमुअल भी आकर जल्दी से उन्हें बचाने भागते हैं, लेकिन कैप्टन इतनी ऊंचाई से गिरने से बच नहीं सके और वे दम तोड़ देते हैं, यानी कि सिचुएशन उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा सीरियस है। तो सैमुअल और लोरा तो अब जल्दी से बाकी के सारे मेंबर्स को उठाते हैं। वहीं अब कैप्टन क्लार्क के मरने के बाद एना ही शिप की नई कैप्टन होगी, तो वो सबको ब्रीफ करने लगती है कि कार्गो एरिया में जो कोई भी घुसा है वो बहुत खतरनाक है, अगर वो उनके कैप्टन को मार सकता है तो वे भी बचकर रहें। सो अब से उन्हें साथ मिलकर सावधानी से ढूंढना होगा। इसी दौरान जब वे एक साथ कार्गो एरिया में तलाशी ले रहे थे तो उन्हें और अंदर जाने पर अब अजीब कारणों से ऐसे कई सारे कंटेनर मिलने लगे जिनमें अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग इंसान लेटे हुए थे। और अजीब बात कि वे सब के सब जिंदा थे, यानी कि कार्गो एरिया में जिस सामान को वे अपने साथ ले जा रहे थे इसमें कोई सामान नहीं, बल्कि यहाँ तो हजारों लाखों ऐसे इंसान हैं जिन्हें बॉक्सेस में स्लिप में रखा गया है। लोरा अब हैरान होते हुए एक कंटेनर को उठाती है जिसमें एक छोटी बच्ची लेटी हुई थी और वो सबसे पूछने लगी कि ये तो बहुत अजीब है क्योंकि यहाँ तो किसी भी इंसान के क्रायो स्लिप में होने का कोई तुक नहीं बनता, यहाँ तो सामान होना चाहिए ना कि जीवित इंसानों को। वही लोरा जब उस लड़की को स्कैन करती है तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि इस लड़की की पूरी बॉडी को एक अजीब सी मशीनरी से कनेक्ट किया गया है, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो इंसानों के ब्रेन से जुड़कर उन्हें सीधा वर्चुअल रियलिटी में ले जाती है। तो लोरा तो हैरानी में अब सबसे पूछने लगी कि शिप में चल क्या रहा है। यहाँ कार्गो एरिया में हजारों लाखों लोगों के कंटेनर्स हैं और वे सब के सब ऐसी मशीन से अटैच्ड हैं जो उनके ब्रेन को कंट्रोल कर सकें। और यहाँ से लोरा को शक हो गया कि उनसे बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा था। वहीं जब लोरा के पास उसकी बहन का वीडियो मैसेज आया, लेकिन अब अजीब कारणों से उसकी बहन का रिप्लाई कुछ ही देर में आ गया और ये नामुमकिन होना चाहिए। दरअसल उसकी बहन ऑलरेडी रेहा प्लेनेट पर जा चुकी थी और रेहा प्लेनेट से उस तक मैसेज आने में कई हफ्ते लगते थे और अब तो वो पृथ्वी से भी दूसरी दिशा में और आगे ट्रेवल कर रही है, तो इस रिप्लाई में तो महीने लगने चाहिए थे। लेकिन अब अजीब कारणों से उसकी बहन का रिप्लाई उसे कुछ ही मिनट्स में कैसे मिल गया, लोरा को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लोरा के ही जैसे बाकी क्रू मेंबर्स में भी ऐसे ही शंका पनपने लगी और जब वे इन बारे में कैप्टन एना से पूछते हैं तो एना तो ये सुनकर गुस्सा हो गई और वो कहती है कि वे ऐसे बकवास सवाल पूछने के बजाय कार्गो एरिया में घुसे उस
उस इंट्रूडर को पकड़ने पर ध्यान दें। बाकी मेंबर्स इससे समझ गए कि यानी कि ऐना को भी सब पता था और वो उन्हें अब भी कुछ बताना नहीं चाहती। तो इसीलिए अब जब एक मेंबर चुपके से शिप की डेटा को हैक कर ये जानने की कोशिश करता है कि उनकी शिप जा कहाँ रही है, तो उसे कुछ ऐसा देखने को मिला जो उसने सोचा तक न था। लेकिन जब तक वो ये बात बाकी मेंबर्स को बता पाती कि उसके पहले ही उसे किसी और ने मार डाला। यानी कि अब तो ये कंफर्म हो गया कि ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है और इसके बारे में उन्हें शुरू से ही सरकार द्वारा झूठ बोला गया था। लेकिन अभी भी उन्हें क्लियर नहीं है कि शिप का राज क्या है। लोरा और दोनों इंजीनियर्स का सीधा शक पहले उनकी नई कैप्टन ऐना पर जाता है, क्योंकि वो बात बदलने की कोशिश कर रही थी। वहीं अब तो कई घंटों से उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर सैमुअल को भी नहीं देखा है। तो अब वे इस बारे में बात करने सिक्योरिटी ऑफिसर सैमुअल के कमरे में जाते हैं, लेकिन अब वे यहाँ कहीं नहीं थे। ऊपर से उन्हें जांच करने पर पता चला कि सैमुअल का स्लीपिंग चैम्बर मैनुअल सेटिंग पर है। यानी कि जब से ये पूरा सफर शुरू हुआ था और बारी बारी से वे सारे मेंबर्स जाग रहे थे, तभी से सैमुअल बीच बीच में अपनी मर्जी से कभी भी स्लीप से उठ सकता है। ऊपर से जब वे कार्गो एरिया में गए थे तब सैमुअल भी उन्हीं के साथ था और अब वो उनके दो साथियों के मरने के बाद गायब हो चुका है। यानी कि यहाँ से तो मिस्ट्री और ज्यादा उलझ गई। तभी लोरा को सैमुअल के कमरे से नीचे एक रास्ता जाते हुए दिखाई देता है और ये रास्ता एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में जुड़ रहा था। लोरा इस कंपार्टमेंट में आकर देखती है कि यहाँ तो वो सारा सामान पड़ा है मानो यहाँ कोई और भी छुप कर रह रहा हो, और वो भी पिछले कई सालों से। लोरा उसे देख ही रही थी कि तभी उस पर पीछे से एक आदमी आकर अटैक कर देता है और लोरा ने डर के मारे उस पर गोली चला दी। लेकिन जब कुछ देर बाद वो आदमी मारा गया तो लोरा ध्यान देती है कि ये तो वही रेबल ग्रुप का मेंबर है जिसके बारे में उन्हें सफर के शुरू में बताया गया था। यानी कि ये आदमी तो शुरू से ही यहाँ शिप के एक सीक्रेट रूम में छिपकर रह रहा था और इस रूम का रास्ता सैमुअल के कमरे से जुड़ा है। यानी कि इसे सैमुअल ने ही छिपाया था, जो कि अब उनके दो मेंबर्स के मरने के बाद अब खुद गायब है। लोरा आसपास देख ही रही थी कि तभी उसे यहाँ एक फोन मिल जाता है और इस फोन में उसे कई सारी वीडियोस मिल गई। यहाँ एक वीडियो में लोरा को ये रेबल मेंबर और सैमुअल दोनों एक साथ दिख रहे थे। यानी कि जिस सैमुअल को उनके शिप का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर भेजा गया था वो तो पहले से उन रेबल से मिला हुआ था। वहीं अब आगे की वीडियोस में उसे और भी अजीब सी फुटेजेस दिखने लगती हैं। इनमें रेबल्स बता रहे थे कि कैसे उन्हें स्टेशन पर सरकार की ओर से झूठ बोला गया है कि अब पृथ्वी बंजर हो चुकी है और यहाँ खाना नहीं उग सकता, बल्कि सैमुअल और बाकी रेबल्स ने पृथ्वी पर फिर से फसलें उगाना शुरू कर दिया था। ऊपर से यहाँ अब इंसान फिर से सांस भी ले सकते हैं। यानी कि इंसानों के स्पेस में जाने के कई दशकों के बाद अब अर्थ फिर से रिकवर होना शुरू हो चुकी है और इंसानों को कभी दूसरा ग्रह ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गवर्नमेंट ने सभी से सच्चाई छिपा ली। लोरा ये वीडियोस देखकर अब सोच ही रही थी कि गवर्नमेंट ने आम लोगों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तभी उसे एक मेंबर आकर बताता है कि उन्होंने फाइनली सैमुअल को ढूंढ ही लिया है। लोरा ऊपर जाकर देखती है कि यहाँ तो उसके बाकी मेंबर्स सैमुअल को बांधकर उसे सच बताने को बोल रहे थे, जिस पर सैमुअल अब सबके सामने कन्फेस कर लेता है कि हाँ वो रेबल से मिला हुआ था और उसी ने अपने रेबल साथी को अपने कमरे के साथ में छिपाया था। लेकिन उनका इरादा कभी बुरा नहीं था। लेकिन सैमुअल ने ऐसा क्यों किया, ये पूछने पर सैमुअल अब सबको असली राज बताने लगता है और यहीं से कहानी का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। सैमुअल के अनुसार जिस रिहा प्लेनेट पर सरकार लोगों को भेज रही है वो असल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। दरअसल सरकार को इंसानों की आबादी अपने स्पेस स्टेशन से कम करनी थी, क्योंकि वहाँ उनके पास खाना ही नहीं बचा था। लेकिन लोग अपनी मर्जी से कभी नहीं मरते, इसलिए सरकार ने लोगों को झूठ बोलकर कि उन्होंने नया प्लेनेट खोजा है और वे उन्हें रिहा पर भेज रहे हैं। उन्होंने हजारों लोगों को हर शिप के साथ स्पेस में भेजना शुरू कर दिया और जब शिप में लोग स्लीप में जाते तो सरकार उनकी बॉडी को एक ऐसी मशीन से कनेक्ट कर देती जो इंसानी ब्रेन को एक वर्चुअल रियलिटी में ले जाए। यानी कि ऐसी बनावटी दुनिया जो देखने में बिल्कुल असली लगती है, लेकिन वो सिर्फ उनके मन में चलती है। और वो दुनिया इतनी असली लगती कि लोगों को सच में लगता कि वे रिहा पर आ चुके हैं, जबकि रियल लाइफ में उनकी बॉडी एक बॉक्स में पड़ी है। तभी लोरा को स्ट्राइक हुआ कि इसलिए ही बहुत से लोग उनके कार्गो एरिया में बंद पड़े हैं। यानी कि उन सबको रिहा जाने का कहकर अब उन्हें वर्चुअल रियलिटी में भेजा जाएगा। इसलिए शुरू से ही उनका कार्गो एरिया में जाना मना था ताकि उन्हें सरकार की ये काली सच्चाई पता न चल जाए। वहीं जो लोग वर्चुअल रियलिटी में जा चुके हैं वे वहीं से रियल लाइफ में अपनी फैमिली मेंबर्स को मैसेज भेज सकते हैं, जिससे बाकी सबको भी यकीन हो गया
कि उनके फैमिली मेंबर सच में ही रिहा पर जा चुके हैं। और सेम ऐसा लोरा के साथ हुआ था। अपनी बहन और उसके बच्चों को देखकर ही वो सरकार के लिए काम कर रही थी ताकि वो भी रिहा चली जाए। सैमुअल उन्हें बताना जारी रखता है कि इसलिए वो और उनका रेबल ग्रुप आम लोगों को सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उन्हीं पर झूठे आरोप लगाकर आम लोगों की नजरों में दुश्मन साबित कर दिया। वहीं अब जब सैमुअल ने लोरा और बाकी दोनों मेंबर्स को सब सच बता दिया तो एना भी ये मान लेती है कि वो इस जर्नी पर आने से पहले से सब जानती थी और वो खुद भी सरकार से जुड़ी है। लेकिन अब एना धमकी देती है कि सैमुअल का ग्रुप उन्हें रोक नहीं सकता और वो दोनों इंजीनियर्स को ऑर्डर देती है कि वे सैमुअल को जिंदा ही शिप से बाहर फेंक दे, जिससे वो बच नहीं पाएगा। और तब तक वो अकेले में लोरा पर गन पॉइंट कर धमकी देती है कि वो उस कंटेनर वाली बच्ची को उसी जगह पर छोड़ दे और कभी भी किसी को रिहा का सच न बताए। वो सरकार से बात कर उसे भी पैसे दिलवा देगी। एना आगे रिवील करती है कि उनके कार्गो में रखी लाखों इंसानों की बॉडीज को उनके स्टेशन 42 पर छोड़ने जाते हैं। स्पेस में तैरता ऐसा स्टेशन जहाँ पर उन्होंने सिमुलेशन में भेजने के लिए अपना पूरा सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल कर रखा था। वहाँ जब तक इंसान बॉक्सेस में पड़े हुए जिंदा रहते हैं तब तक वे वर्चुअल रियलिटी जी सकते हैं, लेकिन फिर इवेंचुअली समय बीतने के साथ बाहर रियल लाइफ में उनकी बॉडी भूख और प्यास के चलते दम तोड़ देंगी। अब लोरा तो ये सोचकर डर ही गई कि उसकी बड़ी बहन और दोनों बच्चों के साथ भी यही हुआ होगा। एना उसे सरकार की मंशा बताती है कि कैसे उन्हें भी पृथ्वी के बारे में पता चल चुका था कि अब वहाँ इंसान फिर से रह सकते हैं, लेकिन उनके स्टेशन पर करोड़ों लोग बचे थे और वे इतने सारे इंसानों को वापस पृथ्वी पर नहीं ले जाना चाहते। पहले भी धरती इंसानों की संख्या के बढ़ने के कारण ही बर्बाद हुई थी, इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर जाने से पहले इंसानों की जनसंख्या को पूरी तरह से कम करने का फैसला किया और वर्चुअल रियलिटी से जुड़ा उनका ये प्रोग्राम उन्हीं के प्लान का हिस्सा था। वे इसमें रिहा प्लेनेट पर जाने का झांसा देकर ज्यादातर इंसानों को मरने के लिए स्पेस में छोड़ देंगे और आखिर में जब सरकार में मौजूद इंसानों की संख्या कुल मिलाकर 1000 से भी कम रह जाए तो वे पृथ्वी पर चले जाएंगे। यानी कि सरकार ने पृथ्वी पर जाने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीर लोगों, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को ही चुना है, बाकी गरीब लोगों को वे स्पेस में ही छोड़ देंगे। इसलिए अब एना लोरा समेत बाकी दोनों मेंबर्स को भी ऑफर देती है कि अगर वे सैमुअल को मार दें तो वो उन्हें भी अपने साथ वापस से पृथ्वी पर ले जाएगी। हालांकि अब जब दोनों मेंबर्स अकेले में सैमुअल को शिप से बाहर फेंकने जा रहे थे तो सैमुअल उन्हें समझाने लगता है कि वे एना की बातों पर भरोसा न करें। पहले भी सरकार ने उन्हें झूठ ही बोला है, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि अगर वे उनका कहना मानकर उनके सारे काम करें तो वे उन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। दोनों इंजीनियर्स को भी उसकी बात सही लगती है और दोनों अब सैमुअल को फ्री करते हुए वापस से एना के पास आकर उसे कब्जे में ले लेते हैं और लोरा को छुड़ाते हैं। फिर चारों ने मिलकर तय किया कि चूंकि एना सरकार से मिली है तो वे उसे अभी के लिए जानबूझकर क्रायो स्लीप में भेज देते हैं ताकि वे शांति से सोच सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। जिसके बाद सैमुअल अब लोरा समेत बाकी तीनों को अपना रियल प्लान बताता है। उसने रिवील किया कि अभी उनका ये शिप स्टेशन 42 पर जा रहा है जहां की वे लाखों करोड़ों लोगों को भेज रहे हैं, वो भी झूठ बोलकर कि वे रिहा जा रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ स्टेशन पर उन लोगों की बॉडी सड़ रही होंगी। वहीं उन लोगों को तो पता ही नहीं कि वे एक वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में बंद हैं। उसके अंदर का जीवन बिल्कुल सच होने जैसा लगता है। तो अब सैमुअल के प्लान के अनुसार उन्हें पहले बचे हुए सभी लोगों को सरकार की सच्चाई बतानी होगी और इसके लिए पहले वे स्टेशन 42 पर जाकर वहां लोरा को वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में भेज देंगे। फिर लोरा उसके अंदर से वीडियो बनाकर पृथ्वी पर सबको सच बताएगी कि वो अभी किसी रिहा प्लेनेट पर नहीं बल्कि एक झूठी बनावटी दुनिया में है, ऐसी दुनिया जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। और फिर जब वे सारे सबूतों वाली वीडियो को अर्थ पर भेज देंगे तो सैमुअल स्टेशन 42 के सारे एंटीनास को ब्लास्ट करके उड़ा देगा ताकि वहाँ से फिर कभी कोई भी सिग्नल पृथ्वी पर वापस न भेज सके। हालांकि उसने ये भी रिवील किया कि जिन लाखों करोड़ों लोगों को सरकार ने स्टेशन 42 पर वर्चुअल रियलिटी में भेज दिया है अब वे उन्हें वापस नहीं जगा सकते क्योंकि उनकी बॉडीज अब तक बॉक्सेस में ही पड़े पड़े रियल लाइफ में सड़ चुकी होंगी। तो वे उन्हें रिहा का सच नहीं बताएंगे और वे उन्हें उसी सिमुलेशन में रहने देंगे क्योंकि जो भी लोग उस वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में हैं वे उनका दिल नहीं तोड़ना चाहते। रियल लाइफ में तो वे अब वैसे भी जी नहीं सकते तो वे उन्हें उसी में जीने देंगे। अब लोरा तो ये सुनकर बहुत दुखी होती है कि फिर तो उसकी बड़ी बहन और उसके बच्चे भी हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। तो वहीं बाकी के दोनों इंजीनियर्स अब फैसला करते हैं कि चूंकि उनकी रियल लाइफ बहुत खराब है और भले ही रिहा प्लेनेट कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक
सिमुलेशन भर क्यों ना हो, लेकिन कम से कम उन्हें वहाँ सुकून तो मिलेगा। तो अब दोनों फैसला करते हैं कि उनके शिप के स्टेशन 42 पर पहुंचते ही वे वहीं रहकर खुद को जानबूझकर उसी वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में भेज लेंगे। उन दोनों के लिए ये खूबसूरत झूठ एक बदसूरत सच से कहीं बेहतर है। और अब कुछ ही देर में फाइनली उनका शिप स्टेशन 42 तक पहुंच ही जाता है। यहाँ प्लान के अनुसार पहले लोरा उसी सिमुलेशन में जाकर पृथ्वी पर सच्चाई बताने वाला वीडियो भेजेगी और फिर सैमुअल स्टेशन के एंटीनाज में बम लगाकर उन्हें हमेशा के लिए उड़ा देगा। लोरा जाने से पहले उस बच्ची को अपने कमरे में वेट करने को कहती है। उसने वादा किया कि वो उसके लिए वापस जरूर से लौटेगी। और फिर वो और सैमुअल अपने अपने स्पेस सूट्स पहनकर स्टेशन 42 की ओर आगे बढ़ गए। दोनों स्पेस में आकर ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि ये स्टेशन बहुत विशाल है। उन्हें यहाँ दूर दूर तक पहले वाले लोगों के चैम्बर से दिख रहे थे, वहीं पहले वाले लाखों करोड़ों लोग जिन्हें एक नई दुनिया में ले जाने का झूठा सपना दिखाकर एक नकली दुनिया में भेज दिया गया है। वहीं जन्नत, जहां जाने के लिए पृथ्वी वाले स्टेशन पर सभी लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वे इसके लिए सरकार की गुलामी तक कर रहे हैं, बिना ये जाने कि उनकी बॉडीज यहाँ स्पेस में हमेशा के लिए सड़ती रहेंगी। अब प्लान के अनुसार सैमुअल जल्दी से सारे एंटीनास पर बम फिट कर उनमें टाइमर डाल देता है, लेकिन तभी उसने देखा कि लोरा वर्चुअल रियलिटी में जा पाती उसके पहले ही उसके स्पेस सूट में गैस लीक होने लगती है। तो सैमुअल अब जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी ऑक्सीजन देता है और फिर वो लोरा को मेन सिस्टम से कनेक्ट कर वर्चुअल सिमुलेशन में भेजने लगता है। वो साथ के साथ समझाई जा रहा था कि वो वर्चुअल रियलिटी में जाकर जो लोग वहाँ पहले से मौजूद हैं उन्हें कभी भी सच ना बताएं, वरना वे अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को कभी सह नहीं पाएंगे। लोरा ने इसके लिए हामी भरी और फिर जैसे ही सैमुअल फाइनल बटन दबाता है तो एक झटके के साथ लोरा की आंखें सेम उसी दुनिया में खुलती हैं और वो तो हैरान रह गई कि यहाँ सब कुछ कितना रियल लग रहा था। ऊपर खुला आसमान, साफ हवा और उसके शरीर पर पड़ती हल्की हल्की धूप। कोई बता ही नहीं सकता कि ये सब नकली भी हो सकता है। इसलिए अब तक यहाँ किसी को शक नहीं हुआ कि वे किसी सिमुलेशन में रह रहे हैं। लोरा अब सबसे पहले अपनी बड़ी बहन एमिली और उसके बच्चों से मिलने जाती है, जिसका उसने वादा किया था। और वे भी लोरा को देखकर हैरान रह गई कि लोरा इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई, जबकि लोरा तो उन्हें चाहते हुए भी सच नहीं बता सकती। वो उन्हें किस मुंह से बताए कि जिस दुनिया को वे असली समझ रहे हैं, जहाँ उन्होंने अपना फ्यूचर देखा है, वो सब का सब एक बड़ा झूठ है। फिर लोरा ने एक और झूठ बोला कि वो अभी के लिए सिर्फ उनसे मिलने आई थी और वे हमेशा खुशी से रहें। ये कहकर वो रोते हुए उनसे दूर भाग आती है। फिर वो अपने प्लान के अनुसार उसी सिमुलेशन के अंदर से पृथ्वीवासियों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसने बताया कि जो भी वे देख रहे हैं वो सब झूठ है, ये दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अब से उन्हें सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि उन्होंने उनके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और अब से उन्हें ऐसी दुनिया के सपने छोड़ देने चाहिए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उल्टा उन्हें अपनी पृथ्वी पर वापस लौटना चाहिए, जहां अगर वे आगे ये प्रण लें कि वे पृथ्वी के एनवायरनमेंट से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो उन्हें कभी स्पेस में भागने की और दूसरा प्लेनेट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस मैसेज के भेजने के तुरंत बाद सैमुअल अब लोरा को वापस बाहर निकाल लेता है। सैमुअल ने यहाँ ये भी बताया कि पहले जो लोरा के सूट की गैस लीक हुई थी तो उसने वो मैसेज पृथ्वी तक पहुँचाने के लिए अपनी सारी ऑक्सीजन लोरा को दे दी है। ऊपर से अब जल्दी यहाँ ब्लास्ट होने भी शुरू हो जाएंगे, तो वो वापस शिप में नहीं जा सकता। लेकिन उसे इतनी तो खुशी है कि उसने मरने से पहले अपने मकसद को पा लिया और पृथ्वीवासियों को सच दिखा दिया। लोरा उसके लिए बुरा फील करती है, लेकिन सैमुअल ने कहा कि कोई बात नहीं, वो वापस से शिप में जाकर उस बच्ची को बचाए जिसे उसने लूटने का वादा किया था, और फिर उसके साथ सीधा पृथ्वी पर जाकर नई इंसानी बस्तियां बसाने की शुरुआत करे। यहाँ अब तक स्टेशन पर ब्लास्ट होने शुरू हो चुके थे, तो सैमुअल अब लोरा को पकड़कर सीधा शिप की ओर फेंकता है, जबकि सैमुअल खुद अब अनंत स्पेस के अंधकार में बह गया। लोरा रोते हुए उसे दूर जाते देखती है और इसके बाद वो अकेले ही शिप पर लौट आई। अब उसका साथी सैमुअल इस मिशन के दौरान मारा गया, जबकि बाकी के दोनों इंजीनियर्स जानबूझकर स्टेशन 42 पर जाकर अपनी मर्जी से उस वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में चले गए, यानी कि वो यहाँ अकेली ही बची है। लेकिन तभी लोरा ने देखा कि चूंकि इन धमाकों की वजह से उनका पूरा शिप हिल रहा था, तो इससे ना क्रायोस्लिप से उठ चुकी है
और वो तो अब गुस्से में कि लोरा ने उनका पूरा प्लान फेल कर दिया, वो उस पर अटैक कर देती है। लोरा भी अपनी जान बचाने के लिए उस पर पलटवार करने लगी और जब वे एक साथ एयरलॉक में लड़ ही रहे थे तो लोरा बड़ी चालाकी से खुद बाहर आकर एना को वहीं रोक देती है और फिर उसने एयरलॉक खोलकर एना को खाली स्पेस में फेंककर उसे भी खत्म कर दिया। अब इस घटना के कई हफ्तों बाद फाइनली लोरा का मैसेज पृथ्वी के स्टेशन पर पहुंच चुका था। यहाँ मौजूद सर्वाइवर्स को पहली बार उस रिहा प्लेनेट के धोखे का पता चला, कैसे सरकार उन्हें बेवकूफ बना रही थी और अब तो पृथ्वी फिर से रहने लायक हो चुकी है। जबकि शिप में लोरा भी अब उस छोटी बच्ची के साथ वापस से पृथ्वी पर आ रही है। उन्हें वापस पृथ्वी पर पहुंचने में 4 साल लगेंगे और तब तक जो उसने सारी सच्चाई पृथ्वी पर भेजी थी तो वहां पर लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर उन्हें हटा चुके होंगे और पृथ्वी पर बस्तियां बसाकर एक नई शुरुआत कर चुके होंगे। इस बच्ची के माता पिता तो वैसे भी वर्चुअल रियलिटी प्रोग्राम में फंस गए, तो अब लोरा ही पृथ्वी पर जाकर हमेशा इसका ध्यान रखेगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये जबरदस्त साईफाई मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी का फ्यूचर इतना डार्क हो सकता है? कुछ देर अपने फोन को साइड में रखकर शांति से सोचिए। बाय।